क्या हुआ? क्या हुआ? चलिए अब शांत हो जाइए। क्या रे? सब पंचायती यहीं फड़िया लेगा क्या? क्या बात। चलो देखो इधर। अभी तक हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पूरा समाप्त कर चुके हैं। अभी तक हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पूरा समाप्त कर चुके हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है। 2 चैप्टर समाप्त हो चुका है, 2 चैप्टर बचा हुआ है। जो 2 चैप्टर बचा हुआ है आप याद कीजिए, 2 चैप्टर समाप्त किए हैं, एक छोटा था एक बड़ा था। एक बड़ा था। जो 2 बचा हुआ है उसमें भी एक छोटा है एक बड़ा है। उसको अब हम ऑर्गेनिक समाप्त हो जाने के बाद समाप्त करेंगे। या फिर एक जो छोटा चैप्टर है इसको दुर्गा पूजा की छुट्टी में या छठ की छुट्टी में, बीच में छुट्टी मिलता है, उसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही चल देते हैं। तो क्या किया जाएगा कि छुट्टी के नज़दीक आकर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का क्लास यदि आपका छूटा तो आप गए काम से, फिर समझ में आपको आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस समय छुट्टी के नज़दीक आकर ऑर्गेनिक शुरू इनऑर्गेनिक शुरू करेंगे, उसको खत्म करके फिर छुट्टी के बाद ऑर्गेनिक चलेगा, इस तरह से पढ़ेंगे। फिर इन बातों को छोड़िए, जो करेंगे वो बाद की बात है। अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एकदम डिफरेंट टाइप का ब्रांच है। अभी तक आप फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़े हैं या नहीं भी समझे हैं, तो भी आप हैंडल कर लीजिएगा टॉपिक को। एग्जाम में आपको बहुत परेशानी नहीं होगी। हाँ, 100% आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बना लीजिएगा, बाद में हम उतना आपका हेल्प कर देंगे, जैसे क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज के माध्यम से। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पेपर होता है केमिस्ट्री का जिसमें क्रैश कोर्स और पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी टीचर इसको 1 महीना में समझा आपको नहीं सकता है। अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है ये। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ें। तो ढंग से पढ़ें कैसे? आप सिर्फ रेगुलर रहिए। बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी है कि आपको कैसे समझा देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाना है। लेकिन एक अच्छा बात यह नहीं है, वहाँ न्यूमेरिकल बनाना होता था, यहाँ रिएक्शन लिखना होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है यदि आप नहीं समझे तो क्लास में सिर्फ तन और मन दोनों के साथ रेगुलर रहिए। बस इतना कीजिए, बाकी चीज को तो हम देख लेंगे, टेंशन नहीं है। तीसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी हम 12th का स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी परेशानी क्या है कि आप 12th का चीज डायरेक्ट समझ नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको 11th के टॉपिक को समझना पड़ेगा। और 11th का टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कुछ टॉपिक पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं पढ़े हुए हैं। जो पढ़े हैं उसको भी आप भूल चुके हैं। तो जो पढ़े हुए हैं 11th में उसको मोटा मोटी थोड़ा हम खत्म करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा। फिर सिलेबस समाप्त करने में मान लो मार्च अप्रैल चला जाएगा, फिर आपका एग्जाम फरवरी में होना है, फिर आप गड़बड़ा जाइएगा। तो 11th के टॉपिक को बस थोड़ा सा इतना कर देंगे कि 12th में दिक्कत ना हो। और 11th का वो टॉपिक जो 11th में छूटा हुआ था उसको फिर वहां से डिटेल में पकड़ेंगे, और फिर हम लोग आगे का काम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम थोड़ा सिलेबस पर गौर करें कि इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखो, इसमें हम जो जो टॉपिक सब है हम उसको यहां पर लिखे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट। ये जो येलो कलर से लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा 11th वाला चीज है, जिसमें सबसे पहले हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 3 से 4 दिन बहुत लगेगा खत्म होने में। आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको पढ़ेंगे, मुश्किल से 7 से 8 दिन लगेगा, जिसको समाप्त करने में आप याद कीजिए 1 महीना से ज्यादा का समय लगा है 11th में। आइसोमेरिज्म 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा, याद कीजिए इसको भी समाप्त करने में 10 से 11 दिन का टाइम लगा था वहां
जबकि बोर्ड लेवल पर ही बताया गया था। आईटी स्टैंडर्ड पकड़े तो पता चलेगा 2-3 महीना खत चलेगा ये आइसोमेरियम सिर्फ। ये 3 टॉपिक आप पढ़े हुए थे, तो इसको समाप्त करने में 2 दिन बहुत हो गया या 3 दिन, इसको समाप्त करने में 7 दिन 8 दिन या मैक्सिमम 10 दिन, इसको समाप्त करने में 4 दिन। तो ओवरऑल हमको जहां तक लगता है कि 20 दिन में ना ये 3 टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, या ये 20 दिन लगे भी ना। फिर आएंगे हम लोग रेजोनेंस पर। रेजोनेंस 5-6 क्लास चलेगा। फिर चलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट पर। रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म में 10-15 क्लास लग सकता है। और फिर यही रिएक्शन मैकेनिज्म जब इन सब चीज़ों पर इंप्लीमेंट होगा तो वहाँ भी रिएक्शन मैकेनिज्म चलते रहता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म समाप्त नहीं होता है, जब तक आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा। क्योंकि ऑर्गेनिक के 90-95% रिएक्शन को मैकेनिज्म से समझा जा सकता है। कुछ 2-4% रिएक्शन ऐसे हैं जिसको याद करना पड़ता है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है हमारे पास। वहां पर आपको फिर ऑर्गेनिक में दिक्कत होगा। जब ऑर्गेनिक रटने जैसा कुछ आएगा तो लगेगा कि यार कैसे इसको हैंडल किया जाएगा, तो वहां आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम आपके मेहनत को काफी रिड्यूस कर देंगे समझाकर, तो उन चीजों को देखेंगे। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म का जो हाल है वो सब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहां से जो व्हाइट कलर से आया हुआ है ये अब स्टार्ट होता है आपका 12th का केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनसीईआरटी पार्ट, आपके पास 2 बुक होता है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी पार्ट 1, एनसीईआरटी पार्ट 2। पार्ट 1 में पहला 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है। अगला जो 4 चैप्टर है 6 से लेकर 9 तक, 6, 7, 8, 9, ये सभी इनऑर्गेनिक का है। और पहला पार्ट में केवल 9 ही चैप्टर है। दूसरा पार्ट जो है एनसीईआरटी का दूसरा बुक, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक ही है और डायरेक्ट 12th से स्टार्ट है, उसमें उसमें 11th नहीं है। तो आप ये सब चीज वहां 11th में खोजिएगा तो आपको मिलेगा नहीं। इस बात को समझने की गलती ना करें कि 11th का टॉपिक यदि छोड़ भी दे तो काम चल जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भले ये टॉपिक 11th का है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, इससे क्वेश्चन आता है। और इससे क्वेश्चन जो आएगा ना, इस सब को मिलाकर आएगा उससे क्वेश्चन, तो उसको पढ़ेंगे नहीं तो फिर जवाब नहीं दे सकते। क्या आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं पूछा जाता है? अब आप कहिएगा वो तो 11th का टॉपिक था, तो फिर 12th में क्या कर रहा है? 12th में ये कर रहा है, इसका जो एमाइंस है, ये एल्कोहल फिनॉल एडिथर है, इस सब फैमिली के बारे में पढ़ना है, तो नाम तो ऑटोमेटिक आपको जानना पड़ेगा। जब आप नाम ही नहीं जानिएगा तो आप उसका प्रॉपर्टी और उसका काम कैसे जानिएगा? तो वो सब जरूरी है। तो जो जरूरी है उसको हम देख लेंगे। तो एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 है वो आपका यूनिट ओवरऑल यूनिट नंबर 10 है। आपको टोटल 16 चैप्टर पढ़ना होता है केमिस्ट्री में। 9 चैप्टर है फर्स्ट पार्ट में और 7 चैप्टर है सेकेंड पार्ट में। 7 का 7 चैप्टर ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर है और ओवरऑल जो 10वां चैप्टर है वह है हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स, पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर। फिर है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। इस दोनों चैप्टर से आपको 4-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एनुअल एग्जाम में, बोर्ड में। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बड़ा तो ये भी है लेकिन इससे भी बड़ा ये है। इससे कुल 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एमाइंस मुश्किल से 7 दिन में, इसको समाप्त होने में 20 से 21 दिन का टाइम लगेगा। इसको समाप्त होने में 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा। एल्डिहाइड कीटोन को समाप्त होने में 25 दिन का टाइम लगेगा। एमाइंस को समाप्त होने में 7 दिन का टाइम लगेगा। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। बायोमोलिक्यूल्स को समाप्त करने में 13 से 14 दिन का टाइम लगेगा। इससे भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये छोटा चैप्टर है। ये चैप्टर तो ऐसा है जिसको आप खुद से भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन पढ़ा दिया जाएगा लास्ट में इसको। पॉलीमर, इसको समाप्त करने में 5 से 6 दिन का टाइम लगेगा। और यही आपका 12th लेवल पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, 12th लेवल या आप यूँ कहें कि आईआईटी मेंस लेवल और नीट लेवल पर आप जा सकते हैं। इतना में आपका एडवांस लेवल मैनेज नहीं होगा, उसके लिए फिर आपको बहुत काम करना पड़ेगा, तब आप वहां तक पहुंच पाइएगा। तो पहले हम बोर्ड को देख लें, फिर यदि आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो आपसे बात कर ली जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को उतारिए, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। क्या हुआ? लिखा हुआ है? तो चलिए, लिखा हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं। हाँ, शुरू में जब आप क्लास ज्वाइन किए होंगे तो लिखा हुआ होगा। जिसके पास लिखा हुआ ये नहीं है, सुनो इधर, जिसके पास लिखा हुआ नहीं है, आप चाहें तो फोटो खींच सकते हैं, घर पर उतार लीजिएगा, जगह छोड़ दीजिए। क्या कि कुछ लोग नए हैं, हो सकता है उनके पास लिखा हुआ ना हो। कुछ लोग लेट से ज्वाइन किए थे तो हो सकता है कि आप लिखे नहीं है। तो आप फोटो ले लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा। लेकिन उतार लीजिएगा, आपके कॉपी में ये होना चाहिए। आपको आपको आपके डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। सिलेबस नहीं जानेंगे और पढ़ाई शुरू कर देंगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चेंज करो इसे। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं
वीडियो रोक के देख लीजिएगा। इधर देखिए, तो सबसे पहले भी हम लोग क्या शुरू करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए तो। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या हो सकता है वहां पर आप लिखे हो एन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हो सकता है इसी दो में से कोई बात लिखे होंगे, एक ही बात। सिलेबस का पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोले हेडिंग डालने के लिए, तो क्या मुंह देख रही है। हेडिंग डालेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। अभी आप सिर्फ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कुछ नहीं, थोड़ा हेडिंग डालने के बाद सुनिए। आप ये बताइए कि अभी तक कितना एलिमेंट्स का खोज हुआ है। 118 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो चुका है नेचर में। इसमें दो एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन अपने स्पेसिफिक नेचर के लिए जाना जाता है। कैसा स्पेसिफिक नेचर, कार्बन और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट मिलकर इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जितना कि बाकी का 116 नहीं कर पाता है। तो बताइए ये क्या, ये इसका स्पेसिफिक नेचर नहीं है। और इतनी बड़ी संख्या में कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड बनता है जिसको रेगुलर स्टडी के लिए हमको केमिस्ट्री के एक नए ब्रांच की जरूरत पड़ती है, और वही ब्रांच क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को मुख्य रूप से पढ़ते हैं। और आप याद कीजिए, वह कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे C6H6 बेंजीन, यह एक हाइड्रोकार्बन है। CH4 हाइड्रोकार्बन है। और एक होता है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब जो चीज हाइड्रोकार्बन से बना या जिसका फॉर्मेशन हाइड्रोकार्बन से हुआ, उसी को क्या बोला जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। तो इसीलिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी ही आपको दो चीज का मतलब समझा दें, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। और सुनिए, एक बार जो बात बोल दिया जाएगा क्लास में उसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समझना है इसमें आपको। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक होता है ये सब। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है, यहां पीट देंगे अब नीचे उतर के। हम कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है और तुम पीछे खिस्सा कर रहे हो। ये दो गो लाठी आया था देवघर से, ठीक है, ये दोनों हो गया है टूट, अब छोटा हो गया ना, मारने में नहीं होता है। दो गो नया लॉन्च किया है। माधव इधर गया हुआ था घूमने के लिए कहीं, तो बोला कि लेते हैं क्या, छड़ी देखा तो उसको लगा कि सर को जरूरत हो सकता है। बोले दो नहीं चार ले लेना। लाया कितना है नहीं पता, लेकिन लाया है ये श्योर है हम। तो तोड़ देंगे फिर से दोबारा। और देवघर तो लोग आते जाते रहते हैं, अभी सावन चल रहा है ना, देखो सब बहुत बड़ा टिक्का करके आई है। एक आध गो यहाँ से भी मंगवा लेंगे, इधर उधर से भी। कट्टा कहीं का।
चल रहा है पढ़ाई या नौटंकी दिखता है? एक भी आदमी बात करते हुए दिखेंगे, नीचे उतर के पिटा पिटा जाओगे। ध्यान रखना, नहीं पढ़ना है तो क्लास से बाहर जाइए, नौटंकी नहीं चलेगा। रोज का रोज एक ही बात समझाना पड़ता है। तो अभी बात चल रही थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इसी दो के बारे में पढ़ेंगे। अब तुरंत डिफाइन कीजिए तो इसको। अच्छा, एक और बात, जो भी लोग क्लास में भी यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, कोई भी आदमी फेयर कॉपी नहीं बनाएंगे। फेयर कॉपी नहीं बनाना है, तेजी में लिखना है। लिखना इसमें बहुत पड़ता है, आपका कॉपी भी बहुत भरेगा, माथा भी बहुत भरेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में कॉपी कम भरता है, माथा ज्यादा भरता है। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा चलता है। यदि आप तेजी से लिख नहीं पाए तो हम स्लाइड चेंज करते चले जाएंगे, आप पीछे छूट जाइएगा। तो फेयर करने वाला काम घर पर, और फेयर आपको करना चाहिए। ऑर्गेनिक में आप जब दोबारा लिखिएगा तो आपको दोबारा बहुत सारा बात समझ में आएगा, बशर्ते कि आप समझ समझ के दोबारा लिख रहे हैं तब। इसी बहाने घर पर एक बार रिवीजन भी हो जाएगा जो क्लास में आप पढ़े हैं उसका। अभी हम बोले थे कि दो वर्ड का मतलब समझाते हैं, वो खिस्सा करने लगा तो हम भी उसी में इन्वॉल्व हो गए। यही सब तो होता है दिक्कत। लिखिए भी और सुनिए भी। वो दो वर्ड है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। हम कभी भी किसी चीज के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बोले कि हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी डेंसिटी क्या है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। और जब बात केमिकल प्रॉपर्टी से संबंधित हो, तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वह किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्यों बनाएगा, कब बनाएगा, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप जब भी किसी चीज का पढ़िएगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा। मतलब 4 से 5 मिनट में फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगा। और जब आप केमिकल प्रॉपर्टी पर जाएगा तो 7 7 दिन 10 10 दिन तक चलते रहता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ही ओरिजिनल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। जब पढ़ेंगे तो ये आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ दो डेफिनेशन लिखा हुआ है। पहला है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगला और करके आप दूसरे तरीके से यहाँ पर और कर दीजिएगा, और करके आप इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत तो यही दोनों आता है, हाइड्रोकार्बन या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। मीनिंग डालिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। सुनिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो दो मुख्य एलिमेंट है जिसके बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता नहीं है जनरली, वो सबसे ज्यादा मेन एलिमेंट है कार्बन। कार्बन के बिना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी कभी नहीं भी रहता है कंपाउंड में, फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। जैसे CCl4, CCl4 में हाइड्रोजन नहीं है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। एक्चुअल में हाइड्रोजन को हटा के ही कौन आया है, Cl आया है। 4 हाइड्रोजन हटाइए, 4 Cl डाल दीजिए तो CCl4 बन जाएगा। तो सुनिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्य रूप से दो एलिमेंट रहेगा। कौन कौन? कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन उसके साथ कभी कभी सल्फर भी आएगा, नाइट्रोजन भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा और हेलोजेंस भी आएंगे। यानी आप कुल मिला के थोड़ा उंगली पर जोड़ो
तो आपको 9 एलिमेंट पूरा होगा। देखो कैसे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, 5 हुआ। और हेलोजन के अंतर्गत 4 आता है, कौन कौन? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे सुनिए, C6H6 ये एक हाइड्रोकार्बन है और इसमें केवल 2 ही एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन हम यदि बात करें C6H5Cl, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सबसे पहला डेफिनेशन लिखा हुआ है उसके अंतर्गत लिखा हुआ है कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एज मेन एलिमेंट्स। मेन एलिमेंट्स के रूप में कौन कौन रहेगा? कार्बन और हाइड्रोजन, एंड समटाइम्स अलोंग विथ सब एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हेलोजन, जिसको हम एक्स से इंडिकेट किए हैं। बाद में ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आगे सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं तो फिर आप सिंपल भाषा में इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि दैट कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर आइदर हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। या तो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, नहीं तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। यहाँ पर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जैसे दूध से जो जो चीज बना, खीर बना, रसगुल्ला बना, छेना बना, पनीर बना, ये सब उसका डेरिवेटिव्स कहलाता है। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोकार्बन से जो चीज बनता है उसको हम हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे CCl4 CH4 से बनता है तो CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि यह डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन है। इसको लिखेंगे। क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन है ये, छोड़ा है यहाँ पर, और इतना तो तुम समझ सकते हो। और कुछ गड़बड़? हाइड्रोकार्बन इसी सब पर नजर जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, बता दिया कीजिए, कंप्यूटर पर अपडेट कर दिया जाएगा। और कहीं गड़बड़ है क्या? तब समटाइम्स कहाँ लिखा हुआ है? हालांकि इस टाइप के गड़बड़ी को आप थोड़ा सुधार कर लेंगे, वो टाइपिंग एरर है, और उम्मीद करते हैं आप इसमें ज़्यादा उलझेंगे नहीं। और यदि आप इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगा। आप हाँ बाद में जरूर जाते वक्त हिंट कर दीजिएगा सर वहाँ एरर था, ताकि कंप्यूटर पर उसको ठीक किया जा सके। आगे बढ़े क्या? सुनिए, कुछ कंपाउंड ऐसा होता है जिसमें कार्बन होता है, बावजूद उसके वह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे हम कुछ एग्जांपल बताते हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब कार्बन रखता है, कार्बन है इसमें, लेकिन यह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यह सारे के सारे कंपाउंड्स ना तो हाइड्रोकार्बन हैं और ना ही डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है।
तो कार्बन रखने के बावजूद भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत नहीं आता है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है। तो नोट करके आप लिखेंगे इसको। एक मिनट रुक जाइए, तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है जो डिस्कस किए थे पीछे, लिखे नहीं थे आप, पहले इसको लिख लीजिए। तो रिएक्शन तो लगता है ना कि रुक जाते हैं, कुछ लगता है कुछ एरर है यहाँ। स्लाइड छूटा है, आप लिखिए। तो टाइप नहीं किया हुआ है, लिखेंगे CO2 CO CH2 CaCO3 ETC are not organic compound because these are neither hydrocarbon nor derivatives of hydrocarbon. Neither hydrocarbon or nor derivatives of hydrocarbon. But CCl4 is an organic compound because CCl4 is derivative of CH4। डेरिवेटिव ऑफ CH4 लिख दिए। CH4 क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हो गया लिखा हुआ। अब आप इस रिएक्शन को लिख लीजिए। तो एक्चुअल में CH4 जब Cl2 के साथ रिएक्शन करता है ना सनलाइट के प्रेजेंस में, तो CCl4 का निर्माण करता है। तो डेफिनेटली CCl4 क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छा एक बात बताइए कि ये HCl क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड? यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए इसमें कार्बन ही नहीं है। क्या ये कार्बन दिख रहा है क्या आपको? ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने मेन एलिमेंट्स हैं? 9। यही लिखा हुआ है द मेन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप सभी को लिखिए तो एक एक करके। हेलोजन को किस चीज से इंडिकेट करते हैं? एक्स से। तो आप हेलोजन के बगल में एक्स लिख देंगे। यदि हम ये चारों ना लिखकर डायरेक्ट एक्स लिख देते तो भी वही बात था।
अब जानो इधर, इस 9 एलिमेंट को हम 3 भाग में बांटे हैं। उसमें कैसे कैसे है वो सुनो। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को और फ्लोरीन को एक साथ रखे हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, 4 एलिमेंट को एक साथ। कार्बन को हम अलग रखे हैं, ये दूसरा पार्ट है। और जो तीसरा है वो बाकी सब है। कौन कौन आता है उसमें? सॉरी सॉरी सॉरी, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो 4 ऊपर, 4 नीचे और एक कार्बन बीच में है। अब काहे हम इसको इस तरह से क्लासिफाई किए हैं? एक्चुअल में इसके बॉन्ड फॉर्मेशन का जो नेचर है वह अलग है। मतलब तीनों सेट का अलग अलग नेचर है। वो अलग अलग नेचर क्या है जब आप बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तब जानेंगे। लेकिन आप एक चीज बताइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको यही 9 एलिमेंट मिलना है, इस 9 एलिमेंट के अलावा कोई आएगा नहीं। तो क्यों ना हम इस 9 एलिमेंट का पूरा हिस्ट्री खंगालने की, ये किस तरह से बॉन्ड बनाएगा, इसका वैलेंसी कितना होगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये कितने तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक्साइटेड स्टेट, नॉर्मल स्टेट, किस किस तरीके से ये बॉन्ड का कितना कितना फॉर्मेशन कर सकता है। तो इन सभी चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि आप इस 9 एलिमेंट, जैसे मान लीजिए आप 0 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट को आज जान रहे हैं, तो हम आपको बोलें कि कोई भी बड़ी संख्या लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से 9 गो एलिमेंट है, इसके बारे में यदि आप डिटेल में जान लो तो कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में आपको परेशानी नहीं होगा। जैसे नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, तो अभी ही समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड हमेशा काहे बनाता है, उस पर हमेशा एक लोन पेयर रहता है। तो आपको कभी भी जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपकी कोशिश यही ना होगी कि नाइट्रोजन को कभी 2 बॉन्ड नहीं बना देना है, कभी 5 बॉन्ड बना नहीं देना है, क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी 3 से ना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा ना कम बॉन्ड बनाएगा। उसका क्या क्या कंडीशन होता है उन सब चीजों को एक एक करके समझेंगे। तो टोटल 9 एलिमेंट्स हैं ये सारे, और इसको 3 पार्ट में बांटा गया है ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे लिखा हुआ है उसे लिखिए, और उसके बाद हम लोग देखेंगे डिटेल आइडिया अबाउट दीज एलिमेंट्स। रोज का रोज ये स्लाइड आपको मिलेगा भी नहीं, जहां ज्यादा लिखने वाला चीज होगा स्लाइड मिलेगा, बाद बाकी सब हम ही लिखेंगे जैसे पढ़ाते रहे। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्या हेडिंग डाल दी, डिटेल आइडिया अबाउट दीज एलिमेंट्स। इसमें सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देखेंगे, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन को, बाद में कार्बन, और उसके बाद ये सब। चेंज करो इसे। ये सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एच। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। कन्फिग्रेशन 1s1। और यदि हम इसका ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन लिखें तो हाइड्रोजन 1 एक ही इलेक्ट्रॉन ना होगा, पहला सेल में ही होगा। आप याद कीजिए, हाइड्रोजन हमेशा अपना ड्यूएट पूरा करता है। हमेशा वो अपने आउटर मोस्ट सेल में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है ही, तो इसको केवल और कितना चाहिए? एक। और यदि केवल एक चाहिए तो वह केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है। और यदि केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब वह केवल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो इस बात का पूरा ध्यान रहे कि हाइड्रोजन जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो वह सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही बना सकता है। और चूंकि वह केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है, इसका सीधा मतलब है कि हाइड्रोजन कभी भी 2 या
3 या इससे अधिक एटम से जुड़ नहीं सकता। हाइड्रोजन हमेशा कितने एटम से जुड़ेगा? एक, क्योंकि उसके बॉन्ड बनाने का जो टेंडेंसी है या कोवैलेंसी है वो कितना है? 1। यहां से यदि हम इसको ऑर्बिटल वाइज दिखाना चाहें तो आप याद कीजिए, इसमें एक ऑर्बिटल होता है, एक डब्बा बनता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बार बार किस चीज से सूचित करते रहे हैं? यूई से। और बार बार हम ये पूरा लिखेंगे नहीं, अभी पहली बार लिख दिए, दोबारा से यूई लिखे चलेंगे। तो बताइए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। उसको पेयर्ड करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो इसकी कोवैलेंसी होती है कितनी होती है? ध्यान देंगे, यहां पर भी दो टर्म होता है, एक होता है वैलेंसी और एक होता है कोवैलेंसी। दोनों में अंतर है। वैलेंसी आता है उस एटम के लिए या उस केस में जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो और कोई एक एटम अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर किसी दूसरे में कर दे। एक को इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो जाए और एक को इलेक्ट्रॉन का फायदा हो जाए, जिससे एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब चार्ज आता है ना तो वहां पर वैलेंसी की बात होती है। और जनरली आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हम लोग वैलेंसी की बात करते हैं। जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कोई एलिमेंट करता है तो वहां पर हम वैलेंसी नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी क्या है? किसी एटम के कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता कोवैलेंसी है। वैलेंसी क्या है? किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के या पॉलीएटॉमिक आयंस के आयनिक बॉन्ड बनाने की क्षमता है, टेंडेंसी है। तो हाइड्रोजन को ध्यान में रखेंगे, ये हाइड्रोजन हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, इससे ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है। ये एक से ज्यादा एटम से जोड़ नहीं सकता है। तो 2 बनाता या 3 बनाता तब ना दूसरा कोई ऑप्शन भी आता। तो यहाँ वैसा कुछ है नहीं, उतारेंगे इसको। तो 9 एलिमेंट के बारे में एक एलिमेंट खत्म। अच्छा एक बात बताइए, ये बॉन्ड बनाएगा एक, लोन पेयर कितना होगा इस पर? लोन पेयर एक, लोन पेयर 1 होगा, लोन पेयर 0 होगा, बॉन्ड पेयर कितना होगा? यहाँ बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है? अरे ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसका शेयरिंग में इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितना होगा? 1। तो इस बॉन्ड में बॉन्ड पेयर 1 है और हाइड्रोजन पर किसी प्रकार का कोई लोन पेयर नहीं है। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, लोन पेयर वगैरह जो है ना हमेशा बताया नहीं जाता है, इवन हमेशा दिखाया भी नहीं जाता है। आपको एक स्टूडेंट के रूप में हमेशा ये समझना पड़ता है कि कहाँ पर लोन पेयर है और कहाँ पर लोन पेयर नहीं है, कौन एटम कितना बॉन्ड बनाएगा, कितना तरीके से बनाएगा, उन सब चीजों को ये आपको अपने आप समझना पड़ता है। तो अभी ही हम उसको क्लियर कर देते हैं ताकि ये बात हमको बार बार ना बोलना पड़े। तो इसको लिख लीजिए। तो ये जो कन्फिग्रेशन है ये सब ऑर्बिट वाइज है और ये जो कन्फिग्रेशन है ये ऑर्बिट वाइज है। और ये जो कन्फिग्रेशन है ये ऑर्बिटल वाइज। कन्फिग्रेशन 3 तरह का होता है, ऑर्बिट वाइज, सब ऑर्बिट वाइज और ऑर्बिटल वाइज। हम तीनों तरह की बात को करते हुए चलेंगे। बढ़े आगे। दूसरा एलिमेंट कौन है वहां? नाइट्रोजन। लिखिए तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन। जो भी लोग आज पहला दिन यहाँ क्लास कर रहे हैं, आप सभी आदमी 1 से लेकर 36 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। आपको बार बार कहा जाता रहा है कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री यदि एक बहुत बड़ा ताला है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका एक छोटा सा चाबी है, इसी से आप उसको खोल सकते हैं। अब देखिए हर बार हम इसी पढ़ाएंगे और जो लोग यहाँ रेगुलर क्लास किए हैं उनको तो ऑलरेडी पता है कन्फिग्रेशन। इधर भी कुछ दिन पहले आपको लिखने के लिए दिया गया था। अब कितने ईमानदार हैं अपने आप में वो आप देख लीजिए, हम उस पर क्या बार बार कमेंट करेंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की निहायत जरूरत है। आपको किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दिक्कत हो तो जरूर बात कर लीजिए। हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना शुरू करें। 12th स्टैंडर्ड पर हैं और आप ये भी लेके नहीं आए हैं, अब तो आपके साथ दिक्कत होगा। लेकिन कर लीजिएगा तो बेहतर है, नहीं भी कीजिएगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, हम देख लेंगे आगे का काम
नेक्स्ट क्लास में होगा। क्लास रेगुलर रहेंगे जितना ज़्यादा उतना बेहतर समझेंगे आप।